हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, आप सब ने देख भी लिया होगा, बहुत से लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपने चैनल टेलीग्राम का। वहाँ पर मैंने फ़ाइल भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप मुद्दा आता है कि कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, और जिस तरीके से रिज़ल्ट आया है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब सिलेक्शन नहीं होगा लोगों का। मैं तो ये बोलूँगा एक तरीके का, ये इससे मतलब कुछ शॉकिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा एग्ज़ाम शुरू से ही, मतलब अगर हम इस पे नज़र डालें तो एक तो सेंटर इतनी दूर दूर थे। ठीक है, दूसरा जो जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया उन्होंने सेंटर पर, चीटिंग हो रही थी, वीडियो मोबाइल फ़ोन अंदर जा रहे थे, वीडियो आपने देखी होंगी उस टाइम जो आई थी। तो एक आध जगह का उन्होंने कैंसिल भी किया, बट एक आध जगह तो वो थी जहाँ पर मतलब हाईलाइट हो गया था केस, और उस वजह से एक ही जगह का शायद कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन्ड हुआ था। तो वो जगह थी जहाँ पर हाईलाइट हो चुका था। ठीक है, और जहाँ हाईलाइट ही नहीं हुआ, जहाँ पता ही नहीं लगा, तो वहाँ तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। अगर हम पेपर का जो इस डिज़ाइन देखें, यानी कि जो लेआउट था, जिस तरीके से 13 सेक्टर में उन्होंने एग्ज़ाम यानी कि पेपर लिया था, जो मोस्टली मतलब चार उसमें होता है डिवाइड। ठीक है, मैथ का होता है एक पोर्शन इंग्लिश का होता है, या हिंदी का, या रीजनिंग का। इस तरीके से हमने आज तक पेपर दिए हैं, और मॉक टेस्ट भी हम जो लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो बट यहाँ पर 13 उसमें सेक्शन में डिवाइड कर रखा था उन्होंने, सबसे पहली बात। फिर अगर हम देखें, आर ओ में उन्होंने मैथ बोला था, और ए आर ओ में रीजनिंग बोला था कि ये आएगी, सिलेबस जो दिया रखा था। बट आर ओ में मैथ नहीं थी। ठीक है, उसमें मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट था। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिला के जो बनता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है, वो था। वही सेम उन्होंने ए आर ओ में दिया। तो मतलब एक तो सिलेबस के बाहर चले गए वो। ठीक है, दूसरा जिस तरीके से जो उन्होंने सेक्शन डिवाइड कर, चलो भैया कोई बात नहीं, आपने सेक्शन डिवाइड कर दिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन सेक्शन जैसे पॉलिटी का, तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ये मैंने पहले भी बोला, और बहुत से बच्चों ने मतलब इस पर बोला भी था, बट लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। बट ये सही तरीका नहीं है एग्ज़ाम लेने का। अगर आप सेक्शन बना दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने सेक्शन बना दिए। हिस्ट्री का सेक्शन है तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन दीजिए, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन थे। पॉलिटी का सेक्शन है तो उसमें साइंस के क्वेश्चन थे। साइंस का सेक्शन है तो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। इस तरीके से मैंने खुद देखा है, तो वो ये एक तरीके से खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने की थी। बस पेपर बस दिखावे के लिए था। बाकी अब आपने रिज़ल्ट देखा, आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में वो खाना पूर्ति थी, मतलब कि जिनका सिलेक्शन होना था वो हो चुका था पहले ही। पेपर उन्होंने बस दिखावे के लिए दिया, कि ताकि कागज़ों में रहे हमारे कि भाई हमने देखो ओपन भर्ती की है, और इस तरीके से हमने पेपर किया, टाइपिंग की बच्चों की। अब आते हैं कट ऑफ की तरफ को। ठीक है, तो एक बच्चा है, मैंने कुछ बच्चों के मतलब स्क्रीनशॉट जो ग्रुप में आ रहे थे वहाँ से नंबर उनके नोट कर लिए हैं। 162 नंबर उसको पेपर में मिले थे, और 46.2 उसके टाइपिंग में मार्क्स थे। टोटल मिला के 208.2 मार्क्स उस बच्चे के हो रहे हैं, और ओबीसी कैटेगरी से आ रहा है। ठीक है, ये असिस्टेंट रिव्यू का स्क्रीनशॉट मिला था मुझे, और ये बच्चा फेल था। ठीक है, वहीं 176 नंबर एक बच्चे के थे, और 47.8 जो थे उसके टाइपिंग में थे। 223 मार्क्स हो रहे हैं। ओबीसी से था ये बच्चा भी, और एआरओ में ये फेल हो गया। ठीक है, बात करें एक बच्चा और था एआरओ का, अगर हम देखें 161 नंबर उसके आए हैं पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना, और 49.8 उसको टाइपिंग में मिले हैं। 210 नंबर हो गए मिलके, और ये वो बच्चा भी ओबीसी का था। ठीक है, लेकिन ये बच्चा पास है। अब ध्यान दो, यहाँ पर 208 वाला फेल हुआ, 223 वाला भी फेल है ओबीसी से, और 210 वाला बच्चा पास है ओबीसी का ही। डोंट नो क्या हुआ है ये, शायद कुछ घपला भी हो सकता है, या फिर उसका कुछ अंदर कैटेगरी तो वैसे उसमें दिख नहीं रहा है मुझे, जो स्क्रीनशॉट उस बच्चे ने शेयर किया है। एक बच्चा और है, 141 नंबर है, और 49.6 उसकी टाइपिंग में है। टोटल 190.6 नंबर हैं, और ये जनरल कैटेगरी से है, और एआरओ में पास है। डोंट नो कैसे। उसका जो कैटेगरी है पीएच, वो भी वहाँ पर नो है। ठीक है, अब एक ही चांस बचता है कि वो ये लड़की है, आई थिंक ये लड़की के नंबर हैं, और वुमेंस का कुछ हो पता नहीं, लेकिन 190 पे ये एआरओ में सेलेक्टेड है, बट 223 ओबीसी वाला बच्चा एआरओ में सेलेक्टेड नहीं है। बात
बात करते हैं अगर हम आरओ की, तो आरओ में अगर देखें 188 नंबर आए हैं एक बच्चे के, और उसमें 48.3 वो बच्चा लेके आया है टैपिंग में। टोटल उसके जो नंबर हो रहे हैं 236.3 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो 236 आउट ऑफ 250, 250 में, यानी कि 14 नंबर वो कम रहा है 100% में। ये बच्चा फेल है आरओ में, ठीक है। और पासिंग मार्क्स अगर देखें, जो बच्चा आरओ में पास हुआ है उसके 193 मार्क्स हैं 200 में से। अज्यूम डैट केवल 7 क्वेश्चन उसको नहीं आते थे, इस पर भी बाद में बात करेंगे। 48.5 उसके टैपिंग में है, 241.5 उसके नंबर टोटल हुए 250 में से, और यूआर कैटेगरी से है ये बच्चा, ठीक है। और आरओ में ये सेलेक्टेड है, ठीक। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इन सभी को जो भी पास हुए। बट अगर हम देखें भाई 200 में से 193 नंबर लाना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है ये, वो भी जब जब आपके पास जीएस का पेपर हो। मतलब आपको केवल सॉलिड मार्क्स अगर हम बात करें 20 मार्क्स मिल रहे हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट है हमें मिले थे, बाकी आपको 180 मार्क्स मतलब आपने जो मेमोराइज़ किया था, ठीक है, वो थे क्वेश्चन। तो वो कैसे कर लिए उसने? केवल 7 क्वेश्चन उसको नहीं आते थे, 193 नंबर लेके आया है। आई डोंट नो कि कैसे लेके आया है। बट अगर हम पेपर को देखें तो पेपर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो 150 नंबर से ऊपर कोई पाएगा। पेपर का लेवल जिस तरीके था, क्योंकि ऊट पटांग पूछा था, कुछ था ही नहीं भाई। 50 नंबर की सबने इंग्लिश तैयार करके गए थे, ऐसा तो कोई भी नहीं। जो बच्चा तैयारी कर रहा था तो उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की थी, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनके अकॉर्डिंग। बट पेपर उनके अकॉर्डिंग आया ही नहीं था। पेपर तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जो 50 नंबर की तैयारी करके गया अंग्रेज़ी की, उसे 10 नंबर मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो वो कैसे करेगा? मेरा मानना ये है कि इसमें जो मोस्टली बच्चे थे वो एसएससी से थे। मतलब एसएससी के बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो उन्होंने सोचा था कि 50 नंबर का यहाँ एडवांटेज मिलेगा, 40+ हम लेके आ जाएंगे इसमें। तो उनको तो डिसएडवांटेज हो गया। और अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो उसमें इतने कट ऑफ कैसे चली गई? 241, मतलब 236 वाला फेल है आरओ में और 241 वाला पास है। तो एक तरीके से ये 100% ही चला गया। 9 नंबर, 8.5 नंबर उसके कम रहे, 241.5 हैं। तो इतने मार्क्स कैसे आ जाएंगे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। 193 मार्क्स कैसे लेके आया वो? तो सीधे सीधे मैं तो ये बोलूँगा ये एक तरीके का स्कैम है। मतलब कुछ भी शॉकिंग नहीं, क्योंकि जो हम शुरू से देखते आए पेपर जिस तरीके से उन्होंने लिया, और नकल हो रही थी, फ़ोन मतलब अंदर जा रहे हैं सेंटर के, तो एक खाना पूरी थी बस। बच्चों के 800 रुपये उन्होंने फॉर्म के लिए, और सेंटर इतने दूर थे कि मान लो कम से कम उसने खर्चा किया होगा बिल्कुल भी तो 1000-1500 रुपये वो खर्च करके आया होगा। तो 1000-1500 पकड़ लें तो 800 का फॉर्म 2300, और 100-200 रुपये उसने किताबों में भी खर्च करे होंगे। तो एक फार्म, एक पेपर उसने दिया तो 2500 रुपये दिया। अगर आरओ भी दिया होगा तो 5000-6000। तो ये इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी और ये सब देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ा मतलब निंदनीय है और शर्मनाक है ये। इस पे मतलब हम अक्सर नहीं देखते हैं, बट हमें ये सवाल उठाना चाहिए हमेशा सरकार से अपनी, कि पेपर जो हैं वो फेयर हों, एक टाइम बाउंड हो कि भैया इस टाइम को पेपर होगा, इस टाइम को रिज़ल्ट आएगा और इस टाइम तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ पता नहीं लगता। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का आपने देखा ही है किस तरीके से क्या कर रही है। मतलब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और अंदर जो बैठे हैं वो भी उन्हें शय मिल चुकी है, ठीक है। तो वो भी अपने मन से मनमानी कर रहे हैं, जिनको उन्हें सिलेक्शन देना है वो दे रहे हैं, और जिन्हें नहीं देना है कितनी मेहनत कर लो। अब ये तुम क्या कहोगे इन बच्चों पे, दिल पे क्या बीत रही होगी जो 236 नंबर लाके 250 में से सिलेक्शन नहीं पा रहा है। और 223 वाला बच्चा जब देखेगा कि 190 वाला भी पास है, 210 वाला भी पास है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो पता नहीं ये क्या गड़बड़ है, आई डोंट नो। बट ये इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी, और हम लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरीके से ना हो। भले ही अब हो गया जो हो गया, लेकिन आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसा कभी ना हो। पेपर जो हो वो फ्रेम, एक टाइम बाउंड फ्रेम हो, उसमें हो और फेयर हो, ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। वरना इस तरीके से अगर ये होगा तो फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? 30-30, 35-35 साल तक वो पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें ये सब देखने को मिलता है। तो एक तरीके से वो उनका दिल मतलब मर जाता है, टूट जाता है वो ये सब देखने के बाद। और फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते अपनी लाइफ में आगे, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो पढ़ाई में लगा दी है। अब वो क्या करेंगे, किस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट दिखाएं अपना, कि अपनी जीविका चला सकें? तो वो एक तरीके से